करता है क्वाइट एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्लियर? जब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, मींस बॉइलिंग पॉइंट इज मैन पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग। अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कब करता है? जब वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर increases, then the boiling point increases. Boiling point increases means vapor pressure decreases. तो आप ये बताओ, एक सॉल्यूशन में ऐसा क्या करें कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाए उस सॉल्यूशन का? तो हम क्या करते हैं, इसमें एक सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट डालते हैं, सेम हमने जो उसमें किया था RLBP में, क्या करते हैं, सॉल्यूट कैसा लेते हैं? नॉन वॉलेटाइल। तो अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले और सॉल्वेंट हमारा वॉलेटाइल हो, तो यानी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का तो डिक्रीज कर लिया ना उस केस में। जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा, सॉल्यूट का तो कोई वेपर प्रेशर हुआ ही नहीं। सो इस केस में भी हम सेम चीज करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सपोज करो मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पे। क्लियर? अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ इसका ये जो वेपर प्रेशर यहाँ पे पेपर, ये टेम्परेचर है नीचे और ये आपका प्रेशर है, दिस इज नोन एज 1 atm, या जिसे हम 1.13 बार भी बोल लेते हैं कई बार। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और एक सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ इन दैट मैनर। तो मैंने एक ये बनाया प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ, यानी PA लिख रही हूँ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ जो टेम्परेचर आया वो इसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ प्योर फॉर्म में, यानी अगर सपोज करो वाटर लिया मैंने, बॉइलिंग पॉइंट का क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को कहते क्या है, जब उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर पहुंच जाए। इसी को कहते हैं ना जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। यस, इक्विलिब्रियम में जब आ जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेम्परेचर नोट होता है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने लिया सॉल्वेंट का, यानी ये सॉल्वेंट का जब हीट कर रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका सॉल्यूशन का कोई भी एक ग्राफ आया सॉल्वेंट का, जैसे ही उसने इस पॉइंट पे टच किया, यानी 1 atm पे टच किया और नीचे देखा, तो हमने बोला ये उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर पे। अब जब हमने सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया, सॉरी, उसमें तो सॉल्यूट भी मिला हुआ है जो कि नॉन वॉलेटाइल है, तो हमने देखा कि उसका भी एक ग्राफ ऐसे आया और जो उसने यहाँ टच किया वो यहाँ आया, उसको हमने नाम दे दिया TB खाली। ज्यादा कौन है? TB। TB इज ग्रेटर देन TB नॉट। क्यों? क्योंकि ये किसका है, ये है सॉल्यूशन का ग्राफ, और ये किसका मैंने बोला, सॉल्वेंट का। क्लियर? तो अगर ये सॉल्यूशन का है जिसमें एक सॉल्यूट है जो क्या है, वॉलेटाइल है। क्लियर? और ये क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट है प्योर फॉर्म में। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो उसे मैं डेल्टा TB बोलूंगी। क्लियर? पर उसे मैं डेल्टा TB बोलूंगी, और ये डेल्टा TB ही आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। क्लियर? तो अगर मुझे डेल्टा TB निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, TB माइनस TB नॉट। यस, अब ये तो हो गया आपका सिंपल, ये कंसेप्चुअल थिंग। अब आती है मैथमेटिकल इसकी डेरिवेशन की, हम डेरिवेशन कैसे करें। तो डेरिवेशन में हम क्या बोलते हैं, आई एम राइटिंग दिस साइड। डेरिवेशन में हम ये बोलते हैं कि जो आपका डेल्टा TB है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्यों, मोलैलिटी नॉट मोरालिटी, मोलैलिटी की बात नहीं करी, मोलैलिटी की बात करी। क्यों ऐसा? क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो आपका, मैंने यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल,
जो आपका सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है वो कितना है, उसी के हिसाब से इसका वेपर प्रेशर बनेगा, उसी के हिसाब से इसका बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होगा। तो ये अल्टीमेटली इसी के अमाउंट पे डिपेंड करेगा जो भी करेगा, और उसी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। क्लियर, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। क्लियर, तो यहाँ से अब इस जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को आप हटाते हो तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। अब ये क्या है, दिस इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका एक और नाम होता है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं इब्लियोस्कोपिक। क्लियर, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी इसका नाम लिया जाता है। अगर अब मैं इसकी यूनिट निकालने जाऊं तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स यूनिट। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी। केबी की यूनिट क्या हुई, इसकी यूनिट तो दो ही चीजों में हो सकती है, या तो डिग्री में या केल्विन में। हाँ, तो क्या हुआ, इसकी यूनिट क्या हुई, या तो डिग्री या आपकी केल्विन, कुछ भी ले लो ऊपर। और मोलैलिटी की क्या ले सकते हैं हम, ग्राम। तुम्हारे चक्कर में मैं भी लिखने लगी, मोल पर केजी, राइट। तो केजी अपॉन या तो डिग्री सेल्सियस में हो जाएगी या केल्विन केजी पर। अब कई बार केबी क्वेश्चन में नहीं दिया होता वाटर का, तो याद रख लो 0.52 होता है, बस इसका याद रख लो। बाकियों का दिया होता है, बाकियों का कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको दिया ना जाए। क्लियर, ठीक है, लिख लो फटाफट। The next topic says, अब पहले उसको स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने देखा है कि जहाँ बहुत ज्यादा जो कोल्ड कंट्रीज होती है कि रोड की साइड में हम नमक डाल देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग क्या मतलब उसमें हो, तो ये बताओ कि इसका कहने का मतलब क्या है कि हम क्यों डाल रहे हैं? बर्फ नहीं जमती, क्यों नहीं जमती, क्या हो जाता है ऐसा उसको जो वो जमना बंद कर देती है? मुझे वो आंसर नहीं दे रहे जो मुझे सुनना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो मैंने बोला कि हम रोड के साइड में नमक डाल देते हैं, वो इसलिए डाला जाता है कि मैंने अभी क्या बताया था कि उसके कोई भी एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालें, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है उसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट में भी चेंज आता है। तो अगर हमको एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा तो नहीं, जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया। फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ना नहीं होता, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। मींस जो चीज 0 डिग्री पे फ्रीज हो सकती है वो माइनस में जाके फ्रीज होती है, तो इसीलिए उस पर नमक डाला जाता है। उससे क्या होगा, जो साइड में जो बर्फ आएगी ना तो वो जमेगी नहीं वहां पे आसानी से। अगर ऐसे फ्लो करके बर्फ आ जाती है रोड के पास तो वहां पे वो जमती नहीं है। अब वो जमेगी नहीं तो इस वजह से अगर जो बर्फ पहले की होगी वो पिघल जाएगी जल्दी, और या फिर जो बर्फ फ्रेश गिरेगी भी तो वो जमेगी नहीं। ये होता है, ये रीजन है हम लोग करते हैं। सिमिलर केस में कोल्ड कंट्रीज में एंटी फ्रीज भी एक यूज किया जाता है। एंटी फ्रीज क्या होता है, जिन्हें कार्स की नॉलेज होगी उनको पता हो एंटी फ्रीज क्या होता है। यूवी एंटी फ्रीज, एक सेकंड में ईयरफोन साइड में, बिल्कुल क्या नहीं जमता लेकिन, हाँ जो आपका रेडिएटर्स होता है हम उसमें पानी डालते हैं तो वो सर्दियों में क्या होता है, जम जाता है अदरवाइज। तो कार्स के अंदर एंटी फ्रीज मटेरियल डाल दिया जाता है जिसकी वजह से वो जमता है। क्लियर, तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। अब तुमको ये तो पता चल गया, टॉपिक वही है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, फिर बातें शुरू वैष्णवी। वॉलेटाइल सॉल्वेंट, तो इससे क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। क्लियर, फ्रीजिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज करेगा आपका, क्योंकि वो जमेगा ही नहीं उस टाइम तक। तो अगर मैं इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जाऊं, अगेन यहाँ पे टेम्परेचर,
अगेन यहाँ पे वेपर प्रेशर। क्लियर? तो हाँ बोलो। डिक्रीज मतलब आप ये कहोगे 0 से माइनस में चला गया। डिक्रीज का मतलब ये होता है, ये नहीं कह सकते 0 से 2 पे चला गया, दैट इज इंक्रीज। कम हो जाता है और ज्यादा फ्रीजिंग। देखो एक तो बोलने का तरीका होता है कि बहुत ज्यादा वहां तो टेम्परेचर होता है, ये बोलते हैं। या हम क्या बोलते हैं, अगर सर्दियों को डिफाइन करें, जैसे मैं अगर बोलूँ कि अभी कनाडा में क्या मौसम है, तो तुम कैसे डिफाइन करोगे? मैं बता देती हूँ, वहाँ सारा साल बर्फ पड़ती रहती है ऑलमोस्ट, मतलब कोल्ड वेदर ही रहता है 24/7 उसमें, कैसे तो उसको कैसे डिफाइन करोगे? कम रहता है, राइट? यही मैं समझ, ठीक है। तो अब इसी को अगर मैं और ज्यादा ठंडा हो जाता है, और ज्यादा ठंडा नहीं हो जाता है, मतलब चीज को फ्रीज होने में टाइम लग जाता है। आप काम करो, घर जाना, एक नमक का पानी लेना और एक नॉर्मल पानी लेना, देखना कौन जल्दी जमेगा। नॉर्मल वाले, नमक वाले की नॉर्मल किस पे जमता है? 0 डिग्री पे। और नमक डालने से वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता उसका फ्रीजिंग पॉइंट, दैट वो 0 से भी नीचे चला जाता है। ये है यहाँ पे कहने का मतलब। क्लियर? तो अगर मैं अब इसका ग्राफ बनाऊं, तो मैं ये बोलूंगी कि आपका एक कोई एक सॉल्वेंट है जो फ्रीज है, राइट? और एक पॉइंट है जब वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो आप एक बार बताओ, एक तो यहाँ पे उसका एक टेम्परेचर है, एक यहाँ पे टेम्परेचर आएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट हम किसको माने? किसको मानेंगे? पहले वाले को क्यों मानोगे? अरे फ्रोजन सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, या वो पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट होता है जहां पे लिक्विड फ्रोजन होना स्टार्ट होता है? कहाँ कंफ्यूज हो गए फिर से? ये तो 9th में पढ़ा दिया जाती है चीजें। बेटा ऐसा नहीं होता, सबने पढ़ी होती है। एक बात बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? जैसे बॉइलिंग पॉइंट तो हमने बोला वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया सॉल्यूशन, राइट, या सॉल्वेंट। इसे हम तब कहते हैं जो वो पर्टिकुलर पॉइंट जिस पॉइंट पे लिक्विड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे है, वो उसका मतलब पहले वाला जो ये जो है, ये मैं बोलूँ फ्रीज्ड सॉल्वेंट है, ठीक है, ये लिक्विड सॉल्वेंट है। तो यहां तक आपका फ्रीज्ड है, यहां से स्टार्ट हुआ लिक्विड, तो यही पॉइंट तो मैं बोलूंगी ना टीएफ नॉट प्योर का। नहीं, फिर हम उसका थोड़ी ना, वो तो हो गया ना फ्रीज, अब क्या उसका फ्रिज में रखे रखे क्या मतलब है? ऐसे हिसाब से तो पानी का बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए और माइनस में चला जाना चाहिए 0 की जगह। गॉट इट? दैट इज व्हाट। क्लियर? अब उसी हिसाब से जब मैंने इसमें एक वो डाल दिया, कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो मैंने देखा कि उसका यहाँ पे आके पॉइंट रुका, यहाँ पे मैंने टेम्परेचर देखा जहां पे वो जाके फ्रीज होना शुरू हो गया। ये फिर क्या हुआ? टीएफ। क्योंकि टीएफ के ये सॉल्यूशन का है, जब मैंने इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया। क्लियर? तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन का, ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का। तो इनका टेम्परेचर डिफरेंस क्या हुआ? डेल्टा टी एफ। अब डेल्टा टी एफ को कैसे लिखेंगे हम लोग? उसमें हमने क्या लिखा था? टीबी माइनस टीबी नॉट, राइट? अब आप एक बात बताओ, उसमें भी हमने बड़े में से छोटे को माइनस किया, यहाँ पे भी हमें बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो बड़ा कौन सा? पहले तो ये बताओ। टी एफ नॉट इज बिगर, क्योंकि आप अगर ऐसे भी जाओगे तो जो चीज बाद में होती है वही बड़ी होती है। तो टी एफ नॉट माइनस टी। क्लियर? ये हुआ। अगेन व्हेन, ये तो हो गई तुम्हारी कंसेप्चुअल नॉलेज की। अब जब मैथमेटिकल की बात आती है, अगेन द सेम वे आउट। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। क्यों? तो जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालोगे वॉलेटाइल, उसी पे तो डिपेंड करेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट। जब इसकी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, so we get kf into molality. Now this is known as Cairo chiroscopic. I'm again forgetting the spelling. Constant. Clear? अब यूनिट निकाले तो इसकी क्या आएगी? वही डिग्री सेल्सियस, आपकी केजी पर मोल, और केल्विन केजी पर। ठीक है? क्लियर?
और इसके मैंने आपको दो एप्लीकेशंस बता दिए, जो कि है एंटी फ्रीज वाला एंड सॉल्ट, NaCl लिख लो खासकर, NaCl is NaCl near the road to decrease the freezing point of ice. Yes, no, clear? अब यहाँ पे तुम्हारे ये दो जो तीन रादर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब खत्म हो गई। हमने क्या क्या पढ़ ली? RLVP पढ़ ली, हमने डेल्टा TF पढ़ लिया, डेल्टा TB पढ़ लिया। अब आता है तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वेश्चन सेज glycerol in water was prepared by dissolving some glycerol in 500 gram of water. 500 ग्राम क्या है? ओके, नहीं सही है, शायद क्यों? WA is 500 ग्राम तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या पढ़ा हुआ क्वेश्चन में? किसका बॉइलिंग पॉइंट बोला उसने ये? तो यानी ये क्या है? TB, ओनली TB सॉल्यूशन का बोला उसने, ठीक है। TB कितना हुआ तुम्हारा? 100.4, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला? राइट, तो ये TB नॉट हो गया। सो डेल्टा TB कितना हो गया? 0.4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब उसने KB तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, KB इक्वल टू 0.51। बताओ करना क्या था इसमें, और निकालना क्या है? मास ऑफ ग्लिसरॉल यानी MB। एक मिनट, इसमें आपको W भी निकालना है। W पहली बात तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। ये फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, क्या हो रहा है? बॉइलिंग है ना। 100 डिग्री पे कौन सा फ्रीजर लगा पानी? मैं भी वही कह रही थी, पर को लगा मैं फ्रीजिंग पॉइंट तक ही पड़ गई हूँ। नाउ अब इसके अंदर KB into WB into MA अपॉन MA क्यों आएगा? 1000 आएगा। अरे MA क्यों आएगा? मोलर फ्रैक्शन थोड़ी ना है। ये करो, इस क्वेश्चन को निकालना ये है बस। और MD को फिर दिक्कत कहाँ आ रही है तुम्हें? नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अब इसके बाद जो मैंने भेजा है वो कह रहा है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30, नहीं करते रहना, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये क्या दिया है? WB कितना दिया है? 30 ग्राम। 30 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया है बताओ? WA कितना? 90, ठीक है। वेपर प्रेशर दे रखा है पानी का, सॉल्यूशन। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कितना? 2.8 किलो पास्कल। और बताओ? अगर 18 ग्राम पानी ऐड करें, further 18 gram of this is added to the solution, the new vapor pressure is, okay, so new vapor pressure भी लिखो, कितना है? 2.9 kPa। 9 kPa। और ये कब हुआ? जब आपने 18 ग्राम ऑफ सॉल्यूट और ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड किया, ये दिया 18 ग्राम ऐड, ठीक है। तो अब तुम्हें निकालना क्या? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी सेम है, सेम मॉलिक्यूलर मास, यानी तुम्हें MB निकालना है पहले, राइट। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? RLVP का पहले, यस। सो P0A minus PS upon P0A equal to XB, which is equal to WB MB into WA into MA। तुम्हें निकालना क्या? ये निकालना है, जरा निकालना फटाफट से कर। क्या सॉल्यूट नहीं दिया? वो तो किसका? वाटर का दिया हुआ है ना 90 ग्राम। तो वाटर का तो तुम्हें 18 ग्राम पता है।
पी नॉट ए के फॉर्म में निकाल लो ना, पी नॉट ए के फॉर्म में निकाल लोगे, फिर दो इक्वेशन बनेंगे, उनको कंपेयर कर दो। जब तुमने 18 ग्राम दोबारा लिया तो एक और इक्वेशन बनी, दोनों को कंपेयर करो, पी नॉट ए कट जाएगा, बचा एम ए एम बी, निकालो। चलो जल्दी से करो, निकालो, नहीं तुम भी निकालो उस क्वेश्चन को। एक और इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ इक्वेशन बनाऊं, क्या इक्वेशन बनी जरा बताओ। आपको पी नॉट ए इज नॉट गिवन, पी एस कितना दे रखा है 2.8 अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू 30 अपॉन एम बी इंटू 90 इंटू 18, तो ये तो कट गया 5 पे, सीधा सीधा ये हो गया 6। क्लियर, इक्वेशन क्या बनी, अगर मैं इन दोनों को खोल दूं इक्वेशन को, तो विल इट बी लाइक दिस, ठीक है। अब ऐसे एक और इक्वेशन बना ले इसी के नीचे। अब बताओ दूसरी इक्वेशन क्या बनी, 1 माइनस में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अल्टीमेटली आपको फिर से पी नॉट ए नहीं पता। क्लियर, 2.9 बाय पी नॉट ए, यहाँ कितना आएगा, डब्ल्यू बी तो 30 रहा, एम बी वाटर कितना हो गया, और ऐड किया तो 90 प्लस 108 एंड इंटू 18। अब इसमें से आप खुद देखो, ये पी नॉट ए अगर आप कर भी लोगे एलसीएम के साथ तो ये दोनों तो कट गए, निकाल लो क्वेश्चन, क्या दिक्कत है इसको निकालने में, निकालो फटाफट से। ये अल्टीमेटली इस साइड की इक्वेशन तो आपकी सीधा सीधा 2.8 अपॉन 2.9 बन जाएगी, बस। सबको तो कट रहा है, करो जल्दी से करके। अगर ये वाला मैं यहाँ करूं, हमारा ये हो गया पी नॉट ए माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट ए माइनस 2.9 इक्वल टू 6 अपॉन एम बी। एमबीएम भी कट जाएगा, एमबीएम भी कटेगा तो यहाँ पे आपको 5 क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर, मैंने एमबी का आंसर दिया 34, ठीक है। अब जब इसको किया 5 पी नॉट ए माइनस हाउ मच इज दिस 0 14 इक्वल टू 6 पी नॉट ए माइनस 17 पॉइंट, ठीक है। इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओगे, 5 पी, अब यहीं पर ही देख लो, -14 प्लस 17.4 इज इक्वल टू 6 पी नॉट ए माइनस 5 पी नॉट ए। तो पी नॉट ए आया ना बेटा वो 3.4 आपका, मैं एमबी का आंसर 34 दे रही हूँ ना, मैंने एमबी का आंसर था। अब इस एमबी को डालो इसके अंदर, ये आपका पी नॉट ए निकला है, मैं एमबी के लिए बता रही हूँ आपको 34। अब इसको क्या करना है, इसको लेकर किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो जो तुम्हारी है। कैसे पॉसिबल है, देखो अब मैंने सपोज पहले वाली में डाली, तो मेरी है 3.4 माइनस 2.8 अपॉन 3.4 इक्वल टू कितना आया था पहले का 6 अपॉन एमबी। इसका सॉल्यूशन निकालो, कितना आया 0.6 अपॉन 3.4 इक्वल टू 6 अपॉन एमबी, आ गया ना 34 आंसर। सो एमबी इज इक्वल टू 34, ये यहीं से पता चल रहा है, ये कट गया तो 34। हाँ अटक रहे थे, इतनी देर से नहीं हो रहा था। चलो